बलिहारी तिन गुर सिखा, बलिहारी तिन गुर सिखा। गुरुमत बोल बोल दे मिठा, गुरुमत बोल बोल दे मिठा, गुरुमत बोल बोल दे मिठा। बलिहारी तिन गुर सिखा, बलिहारी तिन गुर सिखा, बलिहारी तिन गुर सिखा, बलिहारी तिन गुर सिखा। सरदार गुरबख्श सिंह जी की किताब रागांजलि संगीत जगत के लिए एक अमूल्य उपहार है। संगीत की विलक्षण प्रतिभा के धनी प्रोफेसर गुरबख्श सिंह जी ने विदेश में रहकर उत्तर भारत के शास्त्रीय संगीत का अद्भुत प्रचार व प्रसार किया है, जो अत्यंत सराहनीय है। जीवत 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 रहो, जीवत 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 रहो। राम रसायन नित उठ पियो, राम रसायन नित उठ पियो। हर 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 रसना कहो, हर 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 रसना कहो। जीवत रहो, जीवत रहो। कुल मिला के मेरा यही कहना है कि पापा जी के इस योगदान को कभी हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने 82-83 साल की उनकी अवस्था है, पर जिस प्रकार वे संगीत से जुड़े हुए हैं, उनकी जो गहरा जो उनका समर्पण है, उनका भाव है, वे इसको इबादत के रूप में देखते हैं। तो मैं उनको दिल से मैं उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उनके दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। धन्यवाद। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में भारत के पंजाब प्रांत में एक अद्भुत म्यूजिकल सिक्सर का गठन हुआ, जिसे सरगम के 7 सुरों के अनुशासन में ढाला उनके पिता सरदार हरनाम सिंह ने। माँ बीबी नरिंदर कौर गुरुद्वारों और मंदिरों में कीर्तन किया करती थी। पंजाबी लोकगीतों का खजाना था उनके पास। उस्ताद निहाल सिंह जी पारिवारिक मित्र थे। लखनऊ के मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक से विशारद थे वे। उन्होंने बच्चों को खूब बंदिशें सिखाई। रागों की गैर जानकारी के बावजूद बच्चे बंदिशें गुनगुनाते रहते। पिताजी राजा सांसी वाले संत जवन सिंह के साथ हर दिन सुबह बाजे पर संगत करके तब दफ्तर जाते थे। संतों का कीर्तन फिरोजपुर शहर की हीरा मंडी में होता था। भाई बहनों में सबसे छोटे गुरबख्श सिंह की कहानी का दूसरा पड़ाव बहुत जल्द आ गया, जब उन्हें 1965 में पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा। लंदन में 8 साल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की पढ़ाई के साथ उनकी संगीत साधना भी चलती रही। 2001 में लंदन के बर्बेक कॉलेज से रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर गुरबख्श सिंह ने अपने को संगीत शिक्षण और शोध के काम में पूरी तरह समर्पित कर दिया। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक नायाब कृति रागांजलि 2017 में प्रकाशित हुई। इसका पहला संस्करण पंजाबी में था। बाद में 2020 में यह हिंदी में भी प्रकाशित हुई। इस अद्भुत किताब में 145 रागों में लगभग 300 भक्ति रचनाएं स्वरलिपि समेत प्रकाशित हैं। प्रचलित
दुर्लभ और कुछ एकदम नए रागों में ये कॉम्पोजिशंस प्रोफेसर गुरबख्श सिंह ने सहेजे हैं। मैथमेटिक्स के जाने माने प्रोफेसर इंजीनियर गुरुबख्श सिंह जी की इस समर्पित संगीत यात्रा पर बातचीत के लिए हमने उन्हें मन के मौसम यूट्यूब चैनल पर आमंत्रित किया है। प्रोफेसर गुरबख्श जी, लंदन से हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी, मैं बहुत धन्यभागी हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर मौका दिया बोलने का। धन्यवाद जी। गुरबख्श जी, सबसे पहले आप स्वीकार करें रागांजलि की अद्भुत कल्पना और शोध के लिए हमारी हार्दिक बधाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम संगीत और संघर्ष, संगीत और साधना, इनका जो चोली दामन का साथ रहा है आपके जीवन में हमेशा, उसके बारे में बात शुरू करेंगे। आप एक मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहे कि खुद आपके पेरेंट्स संगीत के जानकार और शौकीन थे। उन्होंने बहुत बढ़िया तालीम आपको और बाकी भाई बहनों को दिलाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंजाब में आपके परिवार के उन दिनों की चर्चा से। नीलम जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस परिवार में जन्म लिया है कि यहाँ गाने बजाने का बहुत शौक था। 1938 में पैदा हुआ मैं फिरोजपुर में। जी। सारा परिवार गाता था, माँ बाप, हम सभी 6 बहन भाई सब गाते थे। और यहाँ तक के मेरे बाबा जी भी, मेरे दादाजी, वो भी जब हम इश्क इश्क की ग्वाली गाते थे ना, तो बरसात की रात की, तो साथ में वो ज्वाइन करते थे। अच्छा। और मेरे माता जी हमेशा कीर्तन करते थे गुरुद्वारों में जाके, मंदिरों में जाकर भी। कोई रामनवमी का जुलूस हो, कोई जन्माष्टमी हो, वहाँ मंदिरों में भी। और उनके बारे में ये कहूँगा कि फिरोजपुर में गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादे जो शहीदी गुरपुरब था, तो मेरे माता जी ने कोई तकरीबन 1930 में स्टार्ट किया। तकरीबन 90 साल पहले बार उन्होंने स्टार्ट किया। जी। तो मेरे पिताजी के एक दोस्त थे, सरदार निहाल सिंह जी। वो मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक लखनऊ के ग्रेजुएट थे। तो हमारे घर आया करते थे। अच्छा। तो जाते जाते हमें कोई ना कोई चीज सिखा जाते थे। अब इतनी देर बाद पता चला, 70 ईयर्स के बाद पता चला कि वो एक मारवा ठाट की चीज थी। वैसे थी, साज मेरा जोगे में जोगी, तप में तपी सरग्रीस में पोगी, राज में, ऐसे थे। तो सबसे मेरे बड़े बहन जी, करतार बहन जी, वो जहाँ भी उनकी ट्रांसफर होती थी, पहली बात ये देखते थे कि यहाँ मुझे कोई सिखाने वाला कौन मिल सकता है। वो हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन डायरेक्टर रिटायर हुए थे। तो लेकिन उनका ये है भी मैंने कीर्तन सीखने, और बड़ा अच्छा गाते थे। उनसे छोटी मेरी बड़ी बहन, भगवंत नाम उसका था, वो डिबेट में हिस्सा लेती थी और इंग्लिश में डेक्लेमेशन कॉन्टेक्स्ट। तो मेरे बाबा जी, जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, वो जाकर जरूर सुनते थे। तो घर आकर कहा करते थे, भगवंत, जब मुझे पता तो चला नहीं जरा तुम क्या कह रही थी, लेकिन जब आप हाथ इधर उधर मारती थी ना, गिराती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरी पोती इतना अच्छा बोल रही है। मेरे पिताजी, माँ ने कहना, कब कहाँ चले हो? नहीं, मैं वहाँ करतार सिंह है, उनका दोस्त था एक, हम उनको चाचा करतार सिंह जी कहते थे, तो उनसे कुछ सीखने चला। तो जब मेरे बाबा जी ने कहना मेरी माँ को, अपनी बहू को, कि नरेंद्र कौर, जब तुम वहाँ गा रही थी ना, तुम्हारी आवाज सबसे अच्छी थी, सबसे ऊंची थी। और मेरे एक चाचा जी, मुझे बताया गया है कि 1925 की बात होगी जी, जब वो अपने शादी पर गए ना, तो फेरे पर बैठे हुए थे। तो ऐसे है कि वो तबला बजाने वाला जो था, वो उनकी पसंद का नहीं था, उसको तार का नहीं पता चल रहा था। तो सोचते चलो फेरे तो होते रहेंगे,
इनको पहले तबला सिखा दूं। उसका तबला सिखाने लगे, कहते ये ताल ऐसे है, ये ऐसे बजेगा है। 2-3 मिनट उनको तबला सिखा कर, तबला उनको डेमोस्ट्रेट करके तो फिर वापस आए। तो ये मेरा, ये तो बहुत ही अलग कहानी है, बिल्कुल नया प्रसंग है, बिल्कुल। नीलम जी, अपने चाचा जी की बात तो मैंने आपको सुना दी ना, कि शादी में तबला बजाया उन्होंने, तो मैंने भी अपने चाचा जी की ट्रेडिशन कायम रखी। उनके तकरीबन 40 साल बाद 1962 में जब मेरी शादी हुई, तो जब 4 फेरे हो गए तो कीर्तन भी चल रहा था, तो मुझे भी कहा गया कि तुम भी कुछ सुनाओ। तो मैंने भी फिर शब्द सुनाया। तो उसके बोल थे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, 8 प्रहर प्रभ जानो नेरे। मेरा एक दोस्त था हरदयाल सिंह, हम उसके साथ बैठकर ये इश्क की कवाली, बरसात की रात की तीनों कवाली हैं, और मेरा साधना की कवाली है वो आज क्यों हमसे पर्दा है, वो तो हमारी फेवरेट थी। तो जब मैं कॉलेज में गया तो लुधियाने आर्या कॉलेज में एक कंपटीशन था फॉर सेल्फ कंपोज पोएम। म्यूजिक कंपटीशन था, पर है था फॉर सेल्फ कंपोज पोएम। तो उससे में मैं फर्स्ट आया। तो वहां जाने के लिए मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं देते थे, कहते थे तुम पढ़ते नहीं हो, ये इसी काम पर लगे रहते हो। हालांकि वो म्यूजिक में बढ़ावा तो देते थे, लेकिन यही नहीं चाहते थे कि मैं अच्छी तरह पढ़ूं। तो अपनी माँ से मैं किराया वगैरह लेकर गया। तो ये है मेरे बचपन की यादगार। ये बहुत सुहाना टाइम था। और करतार बहन जी जो थे मेरे, वो जब कीर्तन करते थे हम सभी बहन भाई उनके साथ बैठते थे जी जी। और जब वो प्रैक्टिस करते थे तो उस वक्त भी हम साथ बैठते थे। घर में रोज जब संध्या का टाइम होता था तो वहाँ अगर कोई थोड़ा सा कीर्तन करना है, वो भी हम सभी बैठकर इकट्ठे करते थे। तो ये है मेरी बचपन की यादें जो संगीत से जुड़ी हुई हैं। कोई भी शादी वगैरह या कोई उत्सव होता था कोई पड़ोस में, तो हमें बुलाया जाता था, और छोटे मोटे कीर्तन के लिए हम ही जाते थे कि किसी के घर कीर्तन करने के लिए। तो लेकिन ये है कि हॉबी के तौर पे ये समझा जाता था, हालांकि म्यूजिक को अच्छा समझा जाता था, लेकिन प्रोफेशन के तौर पर नहीं। क्योंकि मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये 70 ईयर्स की जो फिरोजपुर का इलाका जो अमृतसर और जलंधर से थोड़ा सा पछड़ा हुआ है, बेशक अमीर इलाका है वो, क्योंकि जमीन बहुत है, लेकिन सोच जो थी ना। मैं एक बात और बताऊं कि मैं एक बार तबला लेकर आया बाजार से, मोल लेकर आया। जब अपने बाजार से निकल रहा था, जो लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना ऐसे लग रहा था कि ये लोग क्या कहेंगे कि ये खानदान क्या कर रहा है कि रास्ते बने हुए हैं। इस किस्म का एटमोसफियर भी था, लेकिन घर में एनकरेजमेंट बहुत थी, घर में बहुत एनकरेजमेंट थी। जी जी। अच्छा, तो बचपन के किस्से तो एक से बढ़कर एक हैं आपके। आपने एक स्टेज शो किया था, उसका बड़ा रोचक प्रसंग है, हम चाहेंगे आप श्रोताओं से भी उसको शेयर करें। हाँ, उससे पहले ना मैं कोई 5 साल का था, 5-6 साल का था। मेरी पहली जमात पढ़ता था। तो मुझे बताया जाता कि मैं ठीक गाता था। तो गुरु नानक देव जी का जन्मदिन आया, तो उस वक्त मैंने गाना था। तो दोपहर का टाइम था, मैं घर आकर सो गया। तो मेरे पिताजी को मेरे टीचर पूछ रहे, वो कहाँ लड़का आपका? कहता वो तो घर है। तो वो घर आए, मुझे सोए हुए को उठाकर ले गए, मैंने गाया तो मुझे गोल्डन मेडल मिला। वाह, बहुत बढ़िया जी। और उसके बाद एक और बात है कि फिरोजपुर टाउन हॉल में एक बड़ा फंक्शन था। तो मुझे भी गाने का मौका मिल गया। उस जमाने में मेरी उम्र में मेरी रेपुटेशन बुरी नहीं थी गाने की। तो जब मैं गाया मैंने, तो अच्छा गाया होगा, मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं, सच्ची बात बताऊं।
तो जो स्टेज सेक्रेटरी था, जो कंपेयर करने वाला, उसने मेरी बहुत श्लाघा की, कहता कितना अच्छा गाता है, कितना सुरीला बच्चा गाता है ये, है कितना मजा आया है। तो अगर इसको ट्रेनिंग मिल जाए, संगीत की ट्रेनिंग मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो बेशक मैं उस वक्त छोटा था, लेकिन मुझे अभी तक अपने तासरात जो हैं, अपने रिएक्शन हैं जो वो याद हैं कि मैंने सोचा पता नहीं ये आदमी क्या बात कर रहा है, मैं ठीक तो गाता हूँ और इससे अच्छा क्या गाऊंगा, क्या मुझे क्या ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके अब मैं 1 महीने में 84 का होने वाला हूँ, तो अब मैं समझता हूँ कि मुझे अभी बहुत कुछ नहीं आता, बहुत कुछ सीखने वाली बात है जी। तो जैसे कहते हैं इंग्लिश में, इट टेक्स ए लॉट ऑफ नॉलेज टू नो हाउ लिटिल वी नो। ये जानने के लिए कि मुझे कितना कम आता है, बहुत नॉलेज की जरूरत है। तो ये इस किस्म की अब मेरी मानसिक अवस्था है। आकाशवाणी जालंधर के एक म्यूजिक कंपटीशन में आप शामिल हुए थे, कैसा रहा था वो अनुभव? मैं जालंधर रेडियो स्टेशन पर भी ना कंपटीशन पर भी गया जी जी। 1956 की बात है जी। तो वहाँ 3 कैटेगरी थी, या तो आप क्लासिकल में शामिल हो सकते हो, या लाइट क्लासिकल में, या आप लाइट में। तो मैंने सोचा क्लासिकल तो मुझे आता नहीं, तो लाइट जो है वो क्या करना है, लाइट का क्या होता है। तो मैं लाइट क्लासिकल में गया। तो मैं समझता था कि लाइट क्लासिकल जो है ये क्लासिकल ही होता है, लेकिन इसमें तान पलटा थोड़ा सा कम होगा, लाइट तो मुझे होगा। नहीं पता था। हाँ लाइट होगा, तो लाइट होगा। तो मुझे नहीं पता था कि ये ठुमरी दादरा, हालांकि ठुमरी गानी बहुत मुश्किल है कि ये ठुमरी दादरा को कहते हैं। वहाँ वेटिंग रूम में बैठा था, तो एक युवक और घबराए हुए आए, उनको पता था कि ये मेरा तो मुकाबले वाला आदमी आ गया। मुझे पूछते क्या गाना है, मैंने कहा मैंने तो एक शब्द गाना है। उनकी घबराहट थोड़ी सी दूर हो गई। तो वो सरदार महेंद्र सिंह थे, जो उस कंपटीशन से जीतकर दिल्ली गए। दिल्ली में भी वो सारे हिंदुस्तान में फर्स्ट आए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से उनको पहला इनाम मिला। तो जब मेरी बारी आई अंदर गाने की, तो उस वक्त मैंने गाया। तो बाद में दिलीप चंद्र जी बेदी बहुत बड़े विद्वान थे, संगीत आचार्य थे। मुझे कहते, बेटा कितनी देर सीखा तुमने? मैंने कहा जी सीखा तो नहीं मैंने। तो कहता संगीत ऐसी चीज है कि जो सीखने के बगैर आ जाती है। तो मेरे लिए एक बहुत ज्ञान था कि इसको सीखना चाहिए, और मैं कहूँगा कि मेरी क्वालिफिकेशन तो ये है कि मैंने दिलीप चंद्र बेदी जी से डांट खाई हुई है। तो जीवन बना दिया उसने आपका। हाँ, जी। अच्छा, आपने कहा था। हाँ गुरुबख्श जी, एक प्रसंग और है, आपको लगता था अपने बचपन में या किशोर उम्र में भी हो सकते हैं आप उस समय, कि गानों के कॉम्पोजिशंस तो सिर्फ बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर ही बना सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपका ये था। तो कुछ उसके बारे में बताइए, ये भी बड़ा दिलचस्प है। मेरे बहन जी सुंदर कौर बहन जी थे, वो अभी भी सोलन में रहते हैं। दिल्ली में लोकगीतों की गायिका सुंदर कौर जी से मिलकर रहे जी। तो मुझे कहते कि आपको पता है कि सुंदर कौर जी ये ट्यून्स आप बनाते हैं? मैं कहा ये नहीं हो सकता। तो कहते नहीं, हाँ ऐसे ही है। तो वो है कि मैं तो समझता था कि दिल्ली बॉम्बे में शंकर जयकिशन जी और नौशाद ही ट्यून बना सकते हैं। तो मेरी बहन ना प्रोफेसर मोहन सिंह की का एक गीत है जी, उसका गीत बनाने लगे। उनकी ट्यून खुद ही अपनी थी कुछ, वो ये ऐसे थी, दो अखियां न लाई मेरे माया, दो अखियां न लाई वे, मेरी अखियां तैवल माया, तेरियां केड़ी जाई वे। तो एक सेकंड के साथ ही ना मैं उसका अंतरा बोल दिया, कोई प्रेपरेशन नहीं थी।
दिख नाल भरिया साडा प्याला अमृत तेरी सुराही वे, असी जीव धरती दे माया तेरा उड़न हवाई वे। अखियां मेरिया अखियां तैं वल माया तेरिया केड़ी जाई वे, ना हुन बेड़ी ना हुन चप्पू ना हुन आस मलाई वे, मैं तेरी दे बाया मैं तेरी दे बाजो माया मुश्किल करन चढ़ाई वे। अखियां मेरिया अखियां तैं वल माया तेरिया केड़ी जाई वे। तो गीत बन गया। तो अब सोचता हूँ कि तकरीबन 60 ईयर्स के बाद रागांजलि ने जन्म लेना शुरू कर दिया और जाग का छींटा पड़ गया। जी जी, ये जाग का छींटा तो बहुत ही दिलचस्प रहा है। इतना अच्छा फ्रेज है पंजाबी का ये कि इसने वाकई आपकी जिंदगी बदल के रख दी। गुरुबख्श जी, 1965 में आप इंग्लैंड आए पढ़ाई के लिए, तो संगीत के भारतीय गुरुओं से सीखने का सिलसिला कब शुरू हुआ? किन किन गुरुओं से क्या क्या सीखा आपने? 1965 से 2021 तक का बहुत लंबा दौर आपने विदेश में बिताया। बड़े खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे, पढ़ाई, फिर टीचिंग का बाहरी दबाव और संगीत का आंतरिक दबाव। कुछ शेयर करें अपनी आप बीती। 1965 में यहाँ आया ना, इंग्लैंड में, यूके में आया जी। तो उससे पहले इंडिया में थोड़े से लेसन मैंने लिए। पंडित फिरोजपुर में पंडित कांशीराम जी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे थोड़े से लेसन लिए। फिर अमृतसर चला गया। तो अमृतसर में सर महेंद्र सिंह जो घबराए हुए आए थे ना, आप मुझे पूछते क्या 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 गाना तुमने, तो उन्हीं का मैं फिर शिगिर्द बन गया। तो उनसे थोड़े से लेसन लिए। तो उस वक्त 65 में इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज की हालत जो थी वो ठीक नहीं थी। तो हमें सिर्फ 3 पाउंड दिए जाते थे बाहर जाने के लिए। 3 पाउंड, 3 पाउंड का मतलब है उस वक्त 13 रुपए पर पाउंड होता था, तब 40 रुपए। आपसे मिलो कि 40 रुपए इंग्लैंड जाना हो तो क्या होते हैं। तो यहाँ आकर लाइफ बहुत मुश्किल थी। मेरा दोस्त मुझे लेने आया हुआ था एयरपोर्ट पर। तो 1 साल मजदूरी थी। एक टिन बॉक्स फैक्ट्री थी, उसको हम पंजाबी में डब्बा फैक्ट्री कहा करते थे। अच्छा। तो बहुत थोड़ी तनख्वाह थी, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कम, तकरीबन 500 रुपए महीना, कुछ भी नहीं था। गरीबी की हालत थी पूरी। तो फिर लेकिन उसी साल मैंने पार्ट टाइम ज्वाइन कर ली, इंजीनियरिंग का ज्वाइन कर ली। तो 5 साल लगे इंजीनियरिंग करने में। उसके बाद मैंने 10 साल इंडस्ट्री में काम किया। तो हाथ थोड़ा सा ठीक हो गया, ठीक हो गया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इतना नहीं था क्योंकि बच्चे भी आ गए थे। तो उसके बाद मैंने नौकरी कर ली एक कॉलेज में। कॉलेज में नौकरी मिल गई। तो उस वक्त मेरे पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता था। तो उस वक्त मैं जब इंडिया जाता था उस दौरान, तो महीने 2 महीने के लिए प्रोफेसर यशपाल जी से सीखता था थोड़ा सा। लेकिन जब यशपाल जी यूके में आए तो हमारे पास ही 2-2.5 महीने रहे। तो बहुत मुझे फायदा हुआ उनका, बहुत मुझे ज्ञान दिया उन्होंने। तो फिर ये ऐसा हुआ कि जब मैं रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले भी था कि रामरंग जी, राम आश्रित झा इलाहाबाद के, की किताबें मैंने देखी। तो बहुत विस्तार में रागों का ज्ञान दिया हुआ था उन्होंने। तो सा कैसे लगना है, ऋषभ से राग में कैसे लगना है, तो स्वरों का कैसे लगाव कैसे होना है। तो बड़ा मजा आया। लेकिन मैं उनकी ना बंदिशें नहीं पढ़ता था। मैं समझता हूँ उनकी बंदिशें क्या पढ़नी है, जबकि मेरे पास इतना बड़ा खजाना है भातखंडे जी का। लेकिन जब मैंने एक बंदिश पढ़ी ना, तो बहुत ही खूबसूरत से दूसरी पढ़ी, बहुत खूबसूरत। तो जी चाहता था कि मैं उनसे बातचीत करूं।
तो बहुत मुश्किल से उनका टेलीफोन मुझे मिल गया। तो ऐसे है कि जब मैंने उनसे बात की ना, तो मैंने बोला कि मेरे लिए आप तो अदा रंग और सदा रंग कंबाइंड हो। तो उन्होंने ना मुझे बाद में एक ये भी कहा मैंने कि मैं आपकी एक बंदिश तैयार कर रहा हूँ, कहते सुनाओ। तो मैं तो बहुत घबरा गया कि इतने विद्वान आदमी के सामने मैं क्या गाऊंगा। कहते नहीं गाओ, ये टेलीफोन पर ही बात हो रही है। तो जब मैंने गाया ना तो कहते आपने बिल्कुल सही गाया, मेरे लिए एक बड़ी बहुत भारी आशीर्वाद थी ये। बिल्कुल। तो फिर कॉलेज में काम करते करते ना सर मोहन सिंह जी मूसापुरी यहाँ थे, कोई मेरे घर से कोई 20 किलोमीटर दूर जी। उनसे 17-18 साल सीखा मैंने। तो हफ्ते में एक दिन जाता था। तो कहने का मतलब है कि इतना रुझावा होने के बावजूद, रुझावा पता नहीं पंजाबी का लफ्ज़ है कि हिंदी का लफ्ज़ है जी जी जी। तो फिर भी संगीत ने साथ नहीं छोड़ा। इंग्लैंड की मेरी यात्रा से काम 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 और ओवर टाइम, रात को भी नाइट शिफ्ट भी मैंने की, सैटरडे संडे भी की, संगीत भी किया, उस्तादों से सीखा भी जी। ऐसा रहा। हाँ, ये तो बहुत ही मतलब आपने कोई फील्ड छोड़ा नहीं, जिसको कहते हैं कि एक भी पत्थर अनटर्न नहीं रहा आपका जीवन का, और आपने हर तरह से जहाँ से जो मिल सकता था संगीत को लेकर और सीखने को लेकर, पढ़ाई और कैरियर सबको एक साथ बहुत बैलेंस तरीके से चलाया, तो तभी गाड़ी आगे चलती चली गई जी। अच्छा, चलिए अब चलते हैं आपकी रागांजलि की तरफ, क्योंकि इसकी कल्पना, इसकी शुरुआत का आपके रिटायरमेंट ईयर से कोई ताल्लुक है या कोई ये ड्रीम प्रोजेक्ट आपके मन में पहले से चल रहा था? हाँ जी, इससे पहले मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको कि जब मैं कॉलेज में लगा ना, तो कॉलेज में लगा अपनी इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन पर, लेकिन पढ़ाता था मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग में भी मैथमेटिक्स बहुत होता है ना। तो जब मैंने स्टाफ रूम में देखा कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, ये इंपीरियल कॉलेज का है, तो मेरे पास ही मैथमेटिक्स की डिग्री नहीं इंग्लैंड की, तो मैंने फिर पार्ट टाइम मैथमेटिक्स की डिग्री भी की। तो रिटायरमेंट ऐसी है कि जब मैं 2001 में रिटायर हुआ ना, तो मैंने सोचा था कि बंदिशें मेरे दिमाग में कुछ हैं, तो मैं तकरीबन 1-2 साल में किताब लिख दूंगा। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, तकरीबन 10 साल गुजर गए, तो कुछ नहीं किया। तो मेरा एक दोस्त मार्क रॉलैंड है, वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का मेरा कोलीग था। तो अभी भी मेरे पास वो हर हफ्ते आता है। तो तकरीबन 1913 में मुझे 2013 में मुझे कहने लगा कि तुम शुरू क्यों नहीं करते। मैं तो कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। नहीं अभी शुरू करो, नहीं तो क्या। तो अब बताइए, विदेश में ऐसे मित्र कहाँ मिलते हैं जो इस तरह पीछे पड़े कि आप लिख क्यों नहीं रहे। Namaste. I have known Gurbuxh Singh for over 25 years and worked alongside him in the mathematics department at Richmond College for 5 of these years until his retirement in 2001. Gurbuxh has always had a keen interest in music and is a first-class teacher in this field, holding many singing lessons for students at his home after college, as well as receiving numerous invitations to sing at various temples around the UK. I was therefore not in the least surprised when Gurbuxh first posed the idea of writing a book of rags in the mid-2000s. However, it took several prompts from me for him to commit his ideas to paper. Once started, however, Gurbuxh worked industriously on his first book, the first version of which, Ranganjali, was completed in 2016. As an author of maths textbooks myself, I know how hard a task this is,
and I saw firsthand how committed Gerbucks was to creating a work of genuine quality. In total, Gerbucks has written 2 Punjabi and 1 Hindi version of Ranganjali. Being of modest persuasion, however, Gerbucks was initially doubtful that his work would be noticed within Indian classical music circles. How wrong he proved to be. Since publication, he has given various interviews to esteemed musical scholars and has been the subject of articles written for academic audiences. I am very impressed with the work that Gerbucks has created and am excited for him that interest in his work continues to grow. Long may this continue. Namaste. बहुत बहुत बड़ा अच्छा मित्र है जी। तो उसने कहा कि तो मैंने फिर शुरू जब कर दिया तो फिर बंद होने का टाइम नहीं लेता था। बहुत अच्छा मित्र है जी, अभी भी मिलता था ये। मेरे दिमाग में 15-20 बंदिशें थी जी, तो उनसे आपने शुरुआत की। हाँ जी। अच्छा, रागांजलि में आपने 145 रागों में लगभग 300 भक्ति रचनाओं की स्वरलिपियां तैयार की हैं। इसमें आपको 5 साल लगे, तो कितने चरणों में ये काम पूरा हुआ? जैसे आपने कहा ना कि आपके थोड़ी सी बंदिशें थी शुरू में जिनसे आपने काम शुरू किया, तो जो मतलब स्टेप्स रहे आपके रागांजलि तैयार करने के, कुछ उनको हाईलाइट करिए। हाँ जी, जब मैं रिटायर हुआ ना तो काम शुरू कर दिया तो मेरे दिमाग में 15-20 बंदिशें थी, कुछ लिखी थी, कुछ दिमाग में थी। तो मैंने सोचा कि जब 50-60 हो जाएंगी तो बंदिशों की एक छोटी सी किताब हो जाएगी। लेकिन इलम जी बंदिशों का तो बाढ़ ही आ गई। तो पहली पंजाबी किताब में मेरी 200 बंदिशें हैं, 112 राग हैं उसमें। दूसरी पंजाबी की किताब में 265 हैं, 130 राग में। तीसरी में हिंदी की है जो वो 300 बंदिशें हैं, जो एकेडमिक फाउंडेशन जो पब्लिशर है उन्होंने छपाई। अच्छा। बड़ी अच्छी छपाई है जी। तो उनसे 150 बंदिशें हैं। और फिर मैंने ये भी सोचा कि उसमें कुछ थोड़े अपर चलो राग भी हों, सब कुछ हो, तो ऐसे है कि अच्छी किताब बन गई मेरे ख्याल में जी। अच्छी किताब तो फिर कहूंगा जब लोग इसको अपनाएंगे। अच्छा, इसमें आपने रचनाओं का चयन कैसे किया? मतलब टेक्स्ट जो था वो कौन सी रचनाएं, इसमें भक्ति रचनाएं तो हैं, वो कहाँ से ली आपने? वो ये मैं देखो कवि तो नहीं हूँ, तो गुरु ग्रंथ साहब में जो शब्द हैं वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा खजाना था जी। तो पहले तो 6 गुरुओं की बानी ली और फिर बाद में उसी गुरु ग्रंथ साहब जी से ही भगत कबीर जी की, भगत नामदेव जी की, भगत रविदास जी की, शेख फरीद जी की, भाई गुरदास, भाई नंदलाल, इनकी बानी मैंने अंकित की वहाँ जी। तो बहुत बड़ा खजाना हो गया। और एक बात, जितने भी शब्द है ना तकरीबन 95% बानी जो है उससे पहले राग लिखा होता है, कोई इस राग की बानी है। तो मैं समझता हूँ कि गुरुओं ने ये गाइडेंस दी है, ना कि क्या तो नहीं इस राग में जरूरी होनी चाहिए। तो मेरे रागांजलि में समझो कोई 60-70% जो है ना वो निर्धारित रागों में है। निर्धारित रागों का मतलब भी जिस राग में बानी लिखी है उसी राग में, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं शब्द हैं जो उस राग में नहीं है, क्योंकि मान लो गुरु ग्रंथ साहब में माल कौंस नहीं है, भैरवी नहीं है, शिवरंजनी नहीं है, पूरिया नहीं है, तो इसका मतलब ये हम राग गाएंगे नहीं। तो मैं तो समझता हूँ कि प्रभु का जस गाना है, जैसे मर्जी गा लो। तो लेकिन उसके बाद ना बंदिश तो दिमाग में आ जाती थी ट्यून की, लेकिन उसके साथ कौन सा शब्द सूट करेगा, किसका भाव उसकी ट्यून के मुताबिक होगा और कौन से शब्द ताल के मुताबिक पूरे पूरे उतरते होंगे, वो ज्यादा मुश्किल था। बड़ी मुश्किल होती थी।
क्योंकि अगर आदमी कवि हो ना तो फिर तो खुद बना लेता है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल जो था वो उसको लिपिबंद करना। हाँ, तो नोटेशन जी जी, नोटेशन बनानी उससे भी ज्यादा मुश्किल थी जी। तो चंडीगढ़ में एक सरदार करमंदर सिंह जी थे, अब तो वो गुजर गए, उन्होंने ट्रांसलेशन किया उसका हिंदी में। और मुश्किल ये थी कि ट्रांसलेटर तो वो बहुत फर्स्ट क्लास थे, लेकिन उनको जो वोकेबलरी है ना उसकी हिंदी संगीत की जी, उससे वाकिफ नहीं थे वो। तो वो भी मुश्किल थी एक। फिर सुखजिंदर सिंह जिन्होंने टाइप किया, उन्होंने वो ज्यादा इंग्लिश और पंजाबी के माहर थे, हिंदी की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी उनको जी। और मैं जिसने करेक्शन करनी है मुझे इतनी हिंदी नहीं आती है। तो जब मुझे कोई शक पड़ता था ना कि ये स्पेलिंग ठीक नहीं लगता, तो मैं फिर किससे पूछूं? उसको लिख कर उसकी फोटो फिर मौसमी जी को जबलपुर भेजता था। तो मौसमी जी मेरे मैसेज देखने के लिए तो नहीं बैठी हुई, तो हो सकता घंटे 2 घंटे तक वो जवाब दें, तो ये बड़ी मुश्किल थी। तो लेकिन मैं फिर भी सुखजिंदर सिंह जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि जितनी बार भी मैंने कहा ना कि इसको ऐसे ठीक कर दो, करेक्शन कर दो, ऐसे नहीं ऐसे है, उन्होंने बड़े प्यार से किया, कभी नहीं कहा कि कितनी बार कहोगे। ये हाँ मुश्किल था जी। और स्वरलिपि बन जाने पर तो ये भक्ति रचनाएं हमेशा के लिए प्रिजर्व हो गई, क्योंकि किसी भी बंदिश की स्वरलिपि अगर आप जैसे सिद्ध व्यक्ति के लिए मुश्किल नहीं रही होगी, मतलब बनाना बंदिश की स्वरलिपि बनाना नहीं, और टाइपिंग की जो समस्याएं हैं वो तो हर जगह है कि उसको प्रिंट कैसे किया जाए, मगर ये बहुत ही बड़ा आपने आर्काइव का काम किया है इन भक्ति रचनाओं को की स्वरलिपि बनाकर। जी। बात यह है कि इंग्लैंड में बैठकर इंडिया से छुपाना, वहां से फिर वापस PDF फाइल आती है, फिर यहाँ से करेक्शन करके फिर भेजनी, बहुत ही मुश्किल था, मुश्किल। अच्छा गुरबख्श जी, रागांजलि में सारंग और तेलंग रागों में एक ही शब्द अलग अलग तालों में दिया गया है, इसके पीछे आपका क्या सोच था? ऐसे है कि आज से 50-60 साल पहले जो गुरुद्वारे में रागी कीर्तन करते थे वो ध्रुपद धमार से शुरू करते थे, फिर 3 ताल में, फिर एक ताल में, बाद में कैरवादार राग में आते थे। आजकल क्या है कि या तो रागी सिंह जो है इतने क्वालिफाइड नहीं है या अपना काम उन्होंने आसान कर लिया है, वो कैरवादार से ही शुरू कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसी और पड़ताल की जो रवायत है, पड़ताल का मतलब है कि एक ही शब्द को अलग अलग तालों में गाना, वो तो तकरीबन खत्म ही हो चुकी है। तो मैंने तिलंग और सारंग को एक ही शब्द को एक ही रात में 4 अलग अलग तालों में लिखा है, और सिर्फ सारंग और तिलंग ही नहीं, और भी कम से कम 20-25 और राग होंगे। जी जी। 2 या 3 कम से कम 3 तालों में उसकी बंदिश बनाई है, ताकि उसको लोग जो हैं, जो रागी जो हैं, जो संगीतकार हैं, उसकी पड़ताल बना सकें। तो मुश्किल है कि एक ही बोल जो है उसका मीटर एक ही होता है, तो उसको अलग अलग दीपचंदी में, रूपक में, एक ताल में या 3 ताल में बांधना मुश्किल था, लेकिन मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा कामयाब हो ही गया हूँ। बाकी जो उसका फैसला जो करना है वो तो संगीतकारों ने करना है। अच्छा, अब संगीतकारों की बात आपने चलाई तो एक सवाल और मुझे पूछना है आपसे कि संगीत शास्त्रीय जो किताबें लिखते हैं संगीत की, और जो आपने गायक संगीतकार के रूप में रागांजलि लिखी, तो इसमें आपको नजरिए का क्या फर्क मिलता है? देखिए कि जैसे भातखंडे जी की क्रमिक पुस्तक मालिका है, रामदान जी की अभिनव गीतांजलि है, इनकी नोटेशन और मेरी नोटेशन तो बिल्कुल एक ही है,
और जो पटवर्धन जी की लिपि जो है वो थोड़ी जी अलग है, वो भिन्न है। उन्होंने विष्णु दिगंबर जी की लिपि का प्रयोग किया है, लेकिन उनका स्टाइल जो है मेरा और इन बड़े बड़े विद्वानों का वो एक ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इन किताबों में भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों हैं। तो मेरी रागांजलि में, क्योंकि मेरा जो सोर्स था वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब था, तो उसमें सारी चीजें जो हैं वो भक्ति प्रधान रचनाएं हैं जी, रखी हैं। बाकी स्टाइल का कोई फर्क नहीं है। तो मैंने ये कोशिश जरूर की है कि जो मेरी लाइट चीज है ना कैरवा और दादरा की, उसमें जो राग की हानि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ नए राग भी आपने रचे, तो कैसा रहा ये प्रयोग और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लिहाज से देखें, 7 स्वर हैं, कोमल स्वर हैं, तो हजारों ही राग बन जाते हैं। लेकिन यह है कि जब आप स्वरों से खेल रहे होते हो ना, तो कोई ना कोई स्वर संगम आपको बहुत सुंदर लगता है, तो वो नई चीज बन जाती है। तो उसका खतरा ये है कि आप समझते हो ये नई है, तो हो सकता है ये पहले ही हो। तो मैंने, और एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप 2 रागों को जोड़ने की कोशिश करते हो, तो फिर उससे कोई नई चीज बन जाए तो ठीक है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये राग पहले तो नहीं है। तो मैंने सरस्वती को शुद्ध मल्हार से मिलाकर सरस्वती मल्हार बनाया, आशा और कल्याण को मिलाया तो आशा कल्याण बना। इसी तरह अशाक एक बहुत ही अप्रचलित राग है, उसको कानड़े का रंग दे दिया, एक किरवानी को भी कानड़े का रंग दे दिया है। और 5वां राग है चंद्रकौंस। तो मेरा लड़का कहता कि सारंग को, पापा जी, सारंग के ऋषभ को की जगह पर कोमल गंधार लगा दो तो क्या बनेगा। तो मैंने ये देखा, ये चंद्रकौंस की शक्ल भी लगती है, उत्तरांग में सारंग लगता है, उसका नाम मैंने चंद्र सारंग कह दिया। तो ये हिंदी की किताब में नहीं है, तो आपकी किताब में है। हिंदी किताब में होगा। अच्छा, ये आगे की तैयारी है। सारे मा पा नी सा, सा नी धा पा मा रे नी सा। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन।
जी। अच्छा, अब कुछ बातें करते हैं रागांजलि से हटकर। आपने लंदन के सिख गुरुद्वारे में 22 साल संगीत सिखाया, तो कैसा रहा ये अनुभव आपका? ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था जी। क्योंकि जब आप सिखा रहे होते हो ना, तो आप सीख भी रहे हो। तो कई बार बच्चे कोई ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, उसका जवाब उसी वक्त देना, उसी वक्त तान बनाकर देनी, तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो फायदेमंद बहुत है। तो लेकिन ये है कि माँ बाप चाहते हैं छोटा बच्चा मेरा स्टेज पर बैठ जाए, तो ये कुछ गाने लगे, तो उनको शौक होता है, ठीक है। तो कई बार इतने बच्चे कुछ टैलेंटेड होते भी हैं, कुछ नहीं भी होते, तो माँ बाप का तो यही नजरिया होता है ना कि मेरा बच्चा जल्दी गाना लग जाए। तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको सिखाने में मजा आता है, जब वो 19-20 साल के होते हैं ना, तो फिर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, वो भी बात खत्म हो जाती है। तो लेकिन फिर भी माँ बाप से और बच्चों से बहुत ही प्यार मिला, मुझे बहुत प्यार मिला जी। हर साल मेरा जन्मदिन वो मनाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन ये है कि अगर आप ही वर्क कर रहे हो ना, पैसे नहीं ले रहे, तो जो मैनेजमेंट है ना, वो आपको कुछ नहीं समझता। वो आदमी हाथ आया, चलो काम कर रहा है, तो बड़ा मजा आया कि कोई हमारी लागत भी नहीं लग रही। तो लेकिन बहुत से परिवारों से बहुत से बड़ा अच्छा संबंध बन गया सारी उम्र का। जी बिल्कुल। प्यार वाले माँ बाप मिले मुझे। जी। अच्छा गुरुबख्श जी, आपने बताया था कि एक बार आपकी माता जी इंग्लैंड आई थी, तो उन्हें वहाँ कैसा लगा? वो 1972 में मेरे माता जी आए, लेकिन जब इंडिया से आने लगे ना, तो उन्होंने हारमोनियम भी तैयार कर लिया। तो उस वक्त माता जी की उम्र कोई तकरीबन 70 ईयर्स की थी, 70 साल की थी। अच्छा। तो उनके घुटने भी ठीक नहीं थे, उनको एंजाइना की शिकायत भी थी। तो मेरी सबसे बड़ी बहन उनको कहती कि ये क्या, क्यों साथ ले जा रहे हो? तो मैंने ले जाना है। कहती देखो माता जी, तुम्हारे घुटने भी ठीक नहीं, चला तो आपसे जाता नहीं, आप सांस लेने में आपको तकलीफ है, तो ये क्या ले जा रहे हो? कहती मैंने ले जाना है। तो मेरी बहन ने कहा, तो उसने कहा बाजा लेकर आओ। तेरी माता जी ने झूठी बोल दिया, कहते हाँ उसने कहा था। तो बाजा लेकर आ गए। तो जब मेरे पास आए ना वो, तो यहाँ एक जगह का नाम है बार्किंग गुरुद्वारा। उसने बार्किंग गुरुद्वारे में हम गए एक दिन। तो वो उस वक्त जो संगत थी किसी प्रोटेस्ट मार्च के लिए गई हुई थी, तो बहुत कम संगत थी। हम जब बार्किंग गुरुद्वारे में गए ना, तो वहाँ कीर्तन हो रहा था। तो छोटी छोटी बच्चियां तेरे कर बैसो हर जन प्यार ऐसे कर रही थी। तो माता जी की गोलियां उनकी दवाई मैं अपनी जेब में रखता था। वो एंजाइना के शिकार थे, तो ट्राइनाइट्रेट एक छोटी सी गोली होती है, मुंह में रख लो ना तो सांस ठीक हो जाता है। तो माता जी को गुस्सा आया, कहते फड़ावे काका गोली। मैंने उनको गोली दी और वो मुंह में रख के वो स्टेज पर उन्होंने 1 घंटा बहुत डट कर कीर्तन किया। और उनके कीर्तन करते करते ना सारी संगत प्रोटेस्ट करने जो गई हुई थी वो वापस आ गई। उन्होंने बहुत उनका धन्यवाद किया कि माता जी ने कितनी रौनक रखी है, सारी संगत को संभाल कर रखा है। बहुत एंथुसियास्टिक थे माता जी। किसी किस्म का उनका ये नहीं था कि मुझसे अच्छा गाया जाएगा कि नहीं गाया जाएगा। जब वो किसी ब्याह शादी में नाचते थे ना, तो उनके घुटने भी ठीक हो जाते थे। जब गाने का वक्त आता था तो उनका एंजाइना भी ठीक हो जाता था। जी जी, संगीत ही उनका इलाज था, संगीत ही उनका जीवन था। जी जी। अच्छा, आपके परिवार में आगे की पीढ़ियों में संगीत की विरासत कैसे संभाली जा रही है? नीलम जी, मैं बाबा जी से शुरू करता हूँ। वो तो मेरी माता जी का भी बहुत उनको अनकरी करते थे। उसके बाद सभी बहन भाई जो हैं वो गाते थे, और मेरे 2 बड़े लड़के वो संगीत बहुत सुनते हैं।
क्लासिकल बहुत अच्छा लगता है सभी को। सबसे छोटा लड़का जो है वो सारंगी बजाता है और वो उस्ताद सुल्तान खान जी का शागिर्द है और उसी ने ही मुझे उसकी स्वर रचना दी है, रागचंद्र कौंस की, सॉरी हाँ, रागचंद्र सारंगी। तो सबसे छोट मेरे पोता पोती जो है कनाडा में, ये तो अब 17 साल की है, लड़का 15 साल का। बचपन में बहुत ही अच्छा गाते थे और सबसे छोटा लड़का जो है मेरा पोता, वो तबला भी सीखता था। अब थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट कम हो गया कि पढ़ाई का जोर हो गया, लेकिन वो संगीत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अभी मेरा ख्याल संगीत खानदानी में चल रहा है जी। अच्छा गुरबख्श जी, बहुत दिलचस्प रही होगी आपकी वो मुलाकात जो अमृता प्रीतम जी के साथ आपकी हुई थी, और मशहूर लेखिका, और आपने उनकी एक रचना का गायन भी उनके सामने किया था, तो कुछ उसके बारे में बताएं। मैं जब 19-20 साल का था ना, तो प्रोफेसर मोहन सिंह पंजाबी के बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनकी चीजें गाता था और अमृता प्रीतम जी की चीजें भी गाता था, लेकिन मन में आता था कि मैं अमृता प्रीतम जी के सामने उन्हीं की चीजें गाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो एक डॉक्टर हरभजन सिंह जी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, हिंदी डिपार्टमेंट के, वो मुझे और मेरी बहन सुंदर जी को लेकर अमृता प्रीतम जी के पास गए। वहाँ इमरोज को भी मिले, बहुत प्यार से मिले, और डॉक्टर हरभजन सिंह जी कहते कि अमृता जी तुम्हें पता है कि ये आपकी चीजें गाता है? तो वो कहते सुनाओ। तो मैंने उसको सुनाया। वो उनकी जो कविता ना, वो गीत नहीं है, लेकिन मैंने उसको गीत का रूप दिया है। वो उसका नाम है कुकनूस, जो एक फिक्टिशियस जानवर बर्ड है, परिंदा है, जो एग्जिस्ट नहीं करता और जिसका मादा बिल्कुल नहीं, जिसका नारी नारा है वो, तो अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। और अमृता जी ने अपने आप को पर्सोनिफाई किया है उसको न्यूज के साथ कि मैं अकेली हूँ। वो ऐसे चलता है, लिख जा मेरी तकदीर नू मेरे लिए, मैं जी रही तेरे बिना तेरे लिए।
हर चंदौरी हर कड़ी बढ़ती रही, हर चंदौरी हर कड़ी मिटती रही। सुपने आनू चीर के आजा जरा, रात बाकी बहुत है न जा जरा। लिख जा मेरी तकदीर नू मेरे ਲਈ, मैं जी तेरे बिना तेरे ਲਈ। दूधिया चान भी अज हसदे नहीं, बेबहारे फल जिवें रसदे नहीं। उम्र मेरी बेवफा मुकदी पई, रूह मेरी बेचैन है तेरे ਲਈ। लिख जा मेरी तकदीर नू मेरे ਲਈ, मैं जी रही तेरे बिना तेरे ਲਈ। लिख जा लिख जा लिख जा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत पसंद आया होगा उनको ये। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और मुझे बहुत श्रद्धा की उन्होंने, तो मेरे लिए ये बहुत मान का अवसर था। बिल्कुल कि उनको पसंद आई उनकी चीज जी। तो मेरा जो विशेष थी कि मैं उनके सामने गाऊं वो पूरी हो गई जी। जश्न मनाया जान के तेरा पापा जी बर्थडे आज जश्न मनाया जान के तेरा पापा जी बर्थडे नाल बर्थडे पाए जान के तेरा पापा जी बर्थडे नाल बर्थडे पाए जान के तेरा पापा जी बर्थडे सुरंगत सहेलियां साथ लिया सारियां सारियां तू पार्टी तेनू लख लख बधाइयां सुरंगत सहेलियां साथ लिया सारियां सारियां नू पार्टी तेनू लख लख बधाइयां आज जश्न मनाया जान के तेरा पापा जी बर्थडे नाल जश्न मनाया जान के तेरा पापा जी बर्थडे आज जश्न मनाया जान के तेरा पापा जी बर्थडे नाल भंगड़ा भी पाया जान के तेरा पापा जी बर्थडे
अच्छा गुरबख्श जी, जबलपुर की गुरुकुल एकेडमी का आपने बीच बीच में मौसमी जी का कई बार जिक्र किया है, तो थोड़ा इनका अच्छे से परिचय भी करा दीजिए। ये जो गुरुकुल एकेडमी है वो वहाँ के बच्चे और मौसमी जी आपकी चीजें काफी गाते हैं, और इन्हीं के साथ में बनारस में आपकी भेंट विदुषी डॉक्टर कमला शंकर जी से भी हुई। तो जरा इन मुलाकातों का और इन संदर्भों का भी आप खुलासा करिए। नीलम जी, किताबें संगीत की वो गूंगी और बहरी हैं, उनको कोई नहीं पूछता जितनी देर उनको कोई जुबान देने वाला, आवाज देने वाला कोई ना हो। सही कह रहे हैं। तो और बात यह है कि मैं चाहता था कि मेरी चीजें कोई गाए और दुनिया तक पहुंचाए। तो मैंने फेसबुक पर मौसमी जी को ढूंढा, उनसे रिक्वेस्ट की, अरदास की, विनती की कि मेरी चीजें आप गाओगे। वो मान गए, कहते मुझे भेजो। मैंने अपनी चीजें भेजी और मुझे बहुत ये मान है, बड़ी खुशी है कि वो मुझे जानते नहीं, मुझे मिले नहीं हुए थे, मेरी चीजें उन्होंने गाई, अपने बच्चों से गवाई, अपनी सखियों से गवाई, अपने शागिर्दों से गवाई, और खुद ही गुरुद्वारों में टाइम लेकर कीर्तन भी किया उन्होंने। ये बड़े मान की बात है। और जब मुझे वो मिली भी नहीं हुई थी, और उनके ग्रुप में बंगाली, महाराष्ट्री, मद्रासी, बिहारी, सिंधी, गुजराती और मध्य प्रदेश के एक भी उनमें कोई पंजाबी नहीं। उनका उच्चारण जो इतना अच्छा, बहुत शुद्ध है, बहुत ही बढ़िया है। सारे जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं गीत जी। सरदार गुरबख्श सिंह जी से मेरा परिचय फेसबुक के माध्यम से हुआ। सरदार गुरबख्श सिंह जी, जिन्हें हम श्रद्धा और प्यार से पापा जी कहते हैं, उन्होंने हमें हमारे गुरुकुल एकेडमी की छात्राओं के द्वारा शब्द गायन के लिए चुना, और जिसके लिए हम धन्य हैं। उनकी रचनाएं इतनी सुंदर, सुमधुर है कि जहाँ भी हमने गाया हमें बहुत सराहना मिली। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। पापा जी की इस पुस्तक में न केवल प्रचलित रागें हैं, बल्कि काफ़ी सारे अप्रचलित रागों का भी समावेश उन्होंने किया है, जिसमें उत्तरी गुणकली, अशाक, चंद्रप्रभा आदि, जो कि एक हम जैसे संगीत सीखने वालों को, सिखाने वालों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। और सरदार गुरबख्श सिंह जी, पापा जी के लिए हम गुरुकुल एकेडमी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, और संगीत के लिए जो उनका समर्पण है, जो वो काम कर रहे हैं, उसमें वो निरंतर लगे रहें,
यही शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। तो उन्होंने ना मेरी सरस्वती मल्हार की चीज जो है वो उनको भेजी कमलेश शंकर जी को। कमलेश शंकर जी कहते उसी वक्त नहीं कह दिया कि मैं बजाऊंगी, कहते मैं देखूंगी। तो मैं और मौसमी जी जबलपुर से सारी रात का सफर करके वाराणसी पहुंचे जी। और वहाँ कमलेश शंकर जी बड़े प्यार से मिले। हम तकरीबन सुबह 8 बजे पहुंचे थे, तो उन्होंने हमें कहा कि ऐसे करो 2-3 घंटे आराम कर लो होटल में, तो दोपहर आकर खाना हमारे पास खाना। दोपहर हम गए, खाना खाया वहाँ, फिर हम वापस आ गए। तो उन्होंने शाम को फिर बुलाया। शाम को उन्होंने श्याम कल्याण अपने एक शागिर्द निर्मल जी के साथ हमें बजाया, हमारे पास साथ बजाया। और उसके बाद मौसमी जी ने मेरे मन मोहना आयो नहीं सकीरी नट भैरव में भी गाया। मैंने भी एक अपनी छोटी सी बंदिश बदमाश सारंग में गाई, बहुत मजा आया। उसके बाद हमें वो एक बड़े अच्छे होटल में खाना खिलाने के लिए भी ले गए। तो ये मेरा बहुत सौभाग्य आएगा कि मौसमी जी ने इतना तरद्दुत किया है मेरी किताब पर। और मेरा नया राग, देखो नया राग कौन पूछता है ये गुरबख्श सिंह कौन है? कोई इसमें मेरी संगीत के सर्कल में कोई मेरा स्थान नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको इतना इनकरेज किया कुछ कहने के बाद में, और 28 मिनट के लिए वो सरस्वती मल्हार बजाया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत इन दोनों का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत सारी सांगीतिक रचनाएं, जिसमें कभी हाल ही में प्रदर्शित उनकी रागांजलि नामक पुस्तक भी हुई है, जिसमें उन्होंने 145 रागों में 300 से अधिक रचनाओं को उन्होंने उसमें डाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें उन्होंने गुरबानी के बोलों का प्रयोग किया है और प्रचलित अप्रचलित रागों में इस तरह की बंदिशों की जो कि गुरबानी में प्रयोग किए जाते हैं, बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही खूबसूरत हैं। उन्होंने प्रचलित अप्रचलित रागों के अलावा कुछ अपने रागों का भी निर्माण किया है, जिसमें प्रमुख हैं आशा कल्याण, अशाक कान्हड़ा और सरस्वती मल्हार, और 2-3 राग और भी हैं। पर मुझे अशाक कान्हड़ा और सरस्वती मल्हार बहुत ज़्यादा पसंद आए और मैंने उसको बजाया भी। और गुरबख्श सिंह जी की पापा जी की रचना भी उसमें मैंने बजाई, जो कि YouTube में उपलब्ध है।
गुरुबख्श जी, गणित और विज्ञान के लिए आमतौर पे ये माना जाता है कि गणित से गणना यानी गिनती करना आसान हो जाता है और वैज्ञानिक ढंग से पूरा फ्लोर प्लान बनाकर फुल प्रूफ तरीके से काम हो सकता है। तो आपके काम में तो मैथमेटिक्स का क्या रोल रहा, और आपने इंजीनियरिंग भी की है तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी आप रहे, इन चीजों ने आपके संगीत में क्या मदद की? जिलन जी, मैं कह नहीं सकता कि मैथमेटिक्स ने मेरी कितनी मदद की है। मेरे ख्याल में अगर मैथमेटिक्स नाम ही ना होता तो रागांजलि आ ही जाती। लेकिन ऐसे है कि दिमाग में एक खाना है जो संगीत, जो मेडिकल वाले कहते हैं कि जो संगीत और गणित का साझा है। तो उसका ये भी नहीं मतलब कि जो भी संगीतकार हो मैथमेटिक्स में अच्छा होगा या जो मैथमेटिशियन है वो संगीत में अच्छा होगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी है जो अच्छा होने की वो शायद ज्यादा हो। ये मैं कुछ कह नहीं सकता। शायद ताल वगैरह में ठीक रहने के लिए मेरे दिमाग में इसकी मदद की हो। मैं इसका जवाब दे नहीं सकता, सच्ची बात बताऊं आपको। तो अब रागांजलि के आगे आप क्या सोच रहे हैं? देखो, एक नया राग चंद्र सारंग बन गया है और 8-10 बंदिशें भी बन गई हैं, वो टाइप भी हो चुकी हैं। तो जितनी देर सांस है उतनी देर तक बंदिशें बनती रहेंगी। ये संगीत की नदी जो है वो बहती रहेगी। तो हो सकता है कि अगले साल चौथा एडिशन भी आ जाए जिसमें थोड़ी सी कम से कम 20-25, अगर ज्यादा नहीं तो बंदिशें होंगी, 1-2 नए राग भी और होंगे। तो ये मेरी प्लान है। आध्यात्म संगीत जो सर्वोपरि है, उसके साथ गुरुवाणी के पदों को स्वर लिपिबद्ध कर प्रकाशित करना और स्वयं मधुर रागों के स्वरों में विशिष्ट गायकी के साथ गायन करना आपका कमाल है। आपको संगीत कला तो विरासत में मिली है, पर उसमें अपनी प्रखर बुद्धि का सहयोग देकर आपने संगीत में 4 चांद लगाए हैं, जिसको सुनने से अति आनंदानुभूति होती है। नाद ब्रह्म परमेश्वर की गरिमा भी आपके गायन से निर्झरित होती है। प्रोफेसर गुरबख्श सिंह जी की विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए यह पूर्ण आशा है कि भविष्य में भी आप अपने गुरुओं के आशीष से संगीत के अनेक पक्षों पर शोध आदि करते रहेंगे, जिससे विदेश में रहकर भी आप भारतीय संगीत की ऊंचाइयों से जगत के संगीत प्रेमियों को लाभान्वित करते रहेंगे। आपको अनेक शुभकामनाएं, दुआएं व आशीर्वाद। प्रोफेसर गुरबख्श सिंह जी, आपसे हुए संवाद के लिए बहुत आभार। आजीवन आप संगीत को अपने इर्द गिर्द महसूस करते बड़े हुए, चाहे वो भारत की जमीन थी या इंग्लैंड की। यह आपकी लगन थी जो आज रागांजलि के रूप में हम सबके सामने है। निश्चित रूप से संगीत प्रेमियों, संगीत के शिक्षकों और छात्रों के लिए यह किताब प्रचलित अप्रचलित रागों के साथ साथ नए रागों की सौगात के रूप में ज्ञान का एक बेजोड़ स्रोत साबित होगी। जिस तरह भगीरथ ने हिम्मत नहीं हारी और गंगा को पृथ्वी पर लाकर ही मानी, उसी तरह आपने सारी बाधाएं पार करते हुए प्रगतिशील तरीके से संगीत जगत को आधुनिक संदर्भ में रागांजलि भेंट की है। इसके लिए संगीत समाज हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा। आधी शताब्दी से अधिक समय तक अपनी मातृभूमि से दूर बैठकर जिस तरह आपने भारतीय संगीत को जीवित रखकर समृद्ध किया, उसके लिए आपको सलाम, बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय इतनी आत्मीयता के साथ मन के मौसम को दिया।